बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, आज हम पेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी के पार्ट 4 को स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट 1, 2, 3 हम पहले पढ़ चुके हैं और जहाँ से हमने पार्ट 3 एंड किया था वहीं से इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ तक तो जो प्रोसीजर हमने पढ़ लिया था कि एडवर्टाइजमेंट कैसे देनी है, जिसको हम इनविटेशन भी कहते हैं, और उस इनविटेशन के जवाब में जो बिडर है वो अपनी बिड कैसे जमा करवाएगा और उसका क्राइटेरिया कैसे होगा और कहाँ पे वो सबमिट करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको अगर चाहिए तो प्रोक्योरिंग एजेंसी कैसे उनको प्रोवाइड करेगी और कितनी कीमत चार्ज करेगी। ये सारी की सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे चलेंगे जब सप्लायर्स ने, बिडर्स ने अपनी कोड्स वगैरह सबमिट करवा दी, जहाँ पे प्रोक्योरिंग एजेंसी ने उनको डायरेक्शन दी थी, तो ओपनिंग का प्रोसीजर क्या होगा। जब ओपनिंग हो जाएगी तो उसकी हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इवैल्यूएशन मीन हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा बिडर है, कौन सी बिड हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल है और कौन सा बिडर हमें ज़्यादा सूट करता है, किसको हमें परचेज़ ऑर्डर इशू करना चाहिए। ये इवैल्यूएशन में आ जाएगा। और फिर हमने कौन सी बिड्स को रिजेक्ट करना है और हमारे पास कौन से ग्राउंड्स होने चाहिए रिजेक्शन के लिए। ये सारे का सारा आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सेक्शन 28 ओपनिंग ऑफ बिड्स। सब सेक्शन 1 द डेट फॉर ओपनिंग ऑफ बिड्स एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स शैल बी सेम। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो ओपनिंग है और ओपनिंग की डेट और सबमिशन की डेट में कितना फ़र्क होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, घंटे का, 4 घंटे का, कितना। तो डेट सेम रहती है। ये आपने माइंड में बिठा लेना है कि सबमिशन की लास्ट डेट के दिन ही बिड्स को ओपन किया जाता है। बिड शैल बी ओपन एट द टाइम स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। बिडिंग डॉक्यूमेंट जो हैं, जब आप इनविटेशन करते हैं तो उसमें आप टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि इस डेट को इतने बजे बिड्स ओपन होंगी। द बिड शैल बी ओपन एट लीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। कह रहा है कि अगर लेट सपोज आपने डेट दी थी कि 31 जनवरी को लास्ट डेट होगी सबमिशन की और 12 बजे तक का टाइम होगा, 12 बजे तक जितनी आएंगी हम उनको कंसीडर करेंगे। तो जो आपका एंड टाइम है, मीन 30 जनवरी है, 31 जनवरी है, तो उसका 12 बजे का आपने टाइम दिया, तो 12 बजे के बाद आपने 30 मिनट का कम अज़ कम टाइम देना है, तब आपने ओपन करनी। द बिड्स शैल बी ओपन एट लीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। सिंपल सी बात है। इसमें जो आते हैं कि एक तो डेट सेम होनी चाहिए जो सबमिशन की लास्ट डेट है, और ओपनिंग की डेट वही होनी चाहिए जो सबमिशन की लास्ट डेट है, और जो ओपनिंग टाइम है वो कम अज़ कम डेडलाइन से 30 मिनट बाद में होना चाहिए। सब सेक्शन 2 में कह रहा है ऑल बिड्स शैल बी ओपन पब्लिकली। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बिड्स को कैसे खोलना चाहिए, ओपनली, सीक्रेटली, पब्लिकली या कैसे। तो आपने ये याद रखना है, ऑल बिड्स शैल बी ओपन पब्लिकली इन द प्रेजेंस ऑफ द बिडर्स, यानी कि जो बिड देने वाले सप्लायर हैं उनकी मौजूदगी में होना चाहिए, और हर रिप्रेजेंटेटिव और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मे चूज टू प्रेजेंट। बिडर खुद भी आ सकता है या उसका रेप आएगा। तो ये हो सकता है कि बिडर का अपना, यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है कि बिडर का खुद आना ज़रूरी है या कि वो अपना रेप डिटेल कर सकता है। तो डिटेल कर सकता है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा कोई भी। एट द टाइम एंड प्लेस अनाउंस्ड प्रायर टू द बिडिंग। बिडिंग करने से पहले जो उन्होंने टाइम और जगह दी होती है वहीं पे बिडर ने या उसके रेप ने पहुंचना होता है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल रीड अलाउड द यूनिट प्राइस एज वेल एज द बिड अमाउंट एंड शैल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ द बिड ओपनिंग। यानी कि मिनट्स ये होती है कि जो डिटेल हो कि उस वक्त कौन कौन मौजूद था, कितने बजे ओपन हुआ, किसकी प्रेजेंस में ये जो बॉक्स था ओपन किया गया, और किसने उसकी रीडिंग आउट की, और उसको चेयर कौन कर रहा था। ये सारी की सारी जो डिटेल आप लिखेंगे इसको मिनट्स कहते हैं।
तो उसमें वो कह रहा है कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी का रेप होगा वो ऊंची आवाज़ में बोलेगा जो कोर्ट ओपन करे कि जो बिड ओपन करे कि इसकी यूनिट प्राइस कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ऑल बिडर्स इन अटेंडेंस शैल साइन एन अटेंडेंस शीट, और उसके बाद एक अटेंडेंस शीट भी होगी, जो मिनट शीट में आपने मेंशन करने हैं उनके आपने अटेंडेंस भी लेनी है। ऑल बिड्स सबमिटेड आफ्टर द टाइम प्रिस्क्राइब शैल बी रिजेक्टेड एंड रिटर्न विद आउट बीइंग ओपन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ऑल बिड्स सबमिटेड आफ्टर द टाइम, यानी कि जो बिड्स टाइम जो आपने स्पेसिफाई किया है उसके बाद अगर कोई आती है तो आपने उसको कैसे वापस करना है, ओपन करके, रिजेक्ट करके, रिटर्न करना है, कैसे करना है। तो आपका ये एग्जैक्ट जवाब जो है वो होना चाहिए कि अनओपन, अनओपन आपने वापस उनको भेज देना है। इवेल्युएशन क्राइटेरिया, इवेल्युएशन जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि हम उसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मीन कि कंपेयर करना, ये आपके पास ऑप्शन है। अब देखें, आप एक दफ़ा बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ आप लेट्स सपोज आप एप्पल ख़रीदना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, 3 दुकानदारों के पास जाते हैं, 3 फ्रूट वाले शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, देखते हैं कि किसके पास क्या चीज़ है, किस क्वालिटी का पड़ा हुआ है आइटम, और उसकी प्राइस क्या है। फिर जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्वालिटी भी अच्छी हो और रीज़नेबल प्राइस भी हो, तो आप उसको ले लेते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल फार्मूलेट एन अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन क्राइटेरिया, जैसे आपको बताया था कि जब इनविटेशन टू बिड्स हो रही होती है तो उसमें भी लिखा जाता है कि क्राइटेरिया क्या होगा इवैल्यूएशन का। ऑल दी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट विच ए बिड इज़ टू बी इवैल्यूएटेड, कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्वालिटी क्या हो उस चीज़ की, उसकी यूनिट प्राइस क्या हो, टोटल प्राइस क्या हो, और डिलीवरी टाइम क्या हो, और इस तरह की जो भी अगर वो डिलीवर कहाँ पे करेगा, ये सारी के सारी जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी उनको कंसीडर करती है कि इन पॉइंट्स को देख के वो इवैल्यूएट करेगी। सच इवैल्यूएशन क्राइटेरिया शेल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सप्लायर दे रहा होता है, उसमें जो प्रोक्योरिंग एजेंसी उनको देती है उसमें ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि हम ये क्राइटेरिया रखेंगे और ये उसका लाजमी हिस्सा होना चाहिए। फेलियर टू प्रोवाइड फॉर एन अनएम्बिगुअस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स शेल अमाउंट टू मिस प्रोक्योरमेंट, यानी कि अगर आपने कोई एम्बिगुअस किस्म की एवेल्यूशन क्राइटेरिया रख लेते हैं कि ये हम चीज़ देखेंगे कि सप्लायर कब आता है, या उसका रैप होता है या नहीं होता, हम उसको ऑर्डर देंगे, परचेज ऑर्डर उसको देंगे जिसका रैप होगा, या जो बिडर खुद होगा हम उसको, इस तरह का आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, मिस प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो आपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किया है वो ठीक नहीं था। 30 है evaluation of bids, all bids shall be evaluated in accordance with the evaluation criteria and other terms and conditions set forth in the prescribed bidding documents, यानी कि bidding documents में आपने जो चीज़ें दी होंगी उस हिसाब से ही आप उनको evaluate करेंगे। सेव एज प्रोवाइड फॉर सब क्लास 4 ऑफ क्लास सी ऑफ रूल 36, no evaluation criteria shall be used for evaluation of bids that had not been specified in the bidding document, यानी कि bidding document में आपने कोई evaluation criteria नहीं mention किया और आप अब लागू कर लें तो ये आपने गलत कर रहे हैं। आपको वो चीज़ बिडिंग डॉक्यूमेंट जब वो ले रहे थे तो उस बिडिंग डॉक्यूमेंट में आपने ये कंडीशन लिखना ज़रूरी था कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद आप उन पर ये कोई क्राइटेरिया नया जनरेट नहीं कर सकते। Subsection 2 है for the purpose of comparison of bids quoted in different currencies, the price shall be converted into a single currency specified in the bidding document। कह रहा है कि अगर आपके पास बिड्स मुख्तलिफ कंट्रीज से आई हैं और किसी में यूरो दिया गया, किसी में डॉलर दिया गया, किसी में रुपीज़ है, किसी में युआन है, तो आपने सब के सब को बिडिंग डॉक्यूमेंट में जब आप कह रहे थे तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि आप उनको रुपी की वैल्यू में कंसीडर करेंगे, डॉलर की वैल्यू में करेंगे। तो एक करेंसी आपने पहले उसको स्पेसिफाई करना है कि किसके अगेंस्ट आप उनको इवेल्यूएट करेंगे। द रेट ऑफ एक्सचेंज शैल बी द सेलिंग रेट। अब यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बनता भी है, रिपीट भी होता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज शैल बी द सेलिंग रेट, यानी कि जब
आप स्टॉक दूसरा देख रहे होते हैं, इंटरनेट पे देखें या जहाँ पे देखें आपकी करेंसी का सेलिंग एंड बाइंग रेट होता है। तो जो आप लेट्स सपोज यूरो में भी आपके पास बिड्स आई और डॉलर्स में भी आई, रुपीज़ में भी आई और युआन में भी आई, आपने उनको जब रुपीज़ में लेट्स सपोज कन्वर्ट करना है तो उस दिन का जो रुपी का सेलिंग रेट होगा या डॉलर का सेलिंग, अगर डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर का सेलिंग रेट जो होगा उसके हिसाब से सब जो करेंसीज होंगी जो जो कोड पे मेंशन होगी आप उनको कन्वर्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो उसने पे प्राइस कोट की हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो जो अमाउंट आती है, डॉलर में आती है, रुपये में आती है, जो भी आप पहले से बताते हैं बिडर्स को, तो वो आपने कंसीडर करनी है। प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बिड्स, यानी कि जिस दिन आपने बिड्स ओपन करनी है उस दिन का सेलिंग रेट होगा उस करेंसी का जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट डेट। उस दिन में जब स्टेट बैंक नोटिफाई करता है कि आज डॉलर का क्या रेट होगा, आप डॉलर में करना चाहते हैं तो डॉलर का सेलिंग रेट वो कंसीडर करेंगे उस दिन ही जिस दिन आप बिड्स ओपन करेंगे। Subsection 3 है a bid once opened in accordance with the prescribed procedure shall be subject to only those rules, regulations and policies that are in force at the time of issue of notice for invitation of bid। जब आपने एक किसी बिड को ओपन कर लिया तो आपने उस पर वही रूल अप्लाई करने हैं जब आपने इनविटेशन करते हुए जो चीज़ें क्राइटेरिया दिया था उसके अगेंस्ट ही आप उसको कंपेयर करेंगे। कोई और नई चीज़ उसमें से कंसीडर नहीं करेंगे जो आपने पहले बिडर्स को बताई हुई नहीं है। सेक्शन 31 है क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स। नो बिडर शैल बी अलाउड टू अल्टर और मॉडिफाई हिज बिड आफ्टर द बिड्स हैव बीन ओपन, यानी कि ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बिड्स ओपन करने के बाद मॉडिफाई की जा सकती हैं या नहीं। कोई भी किसी बिडर के पास राइट नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं होता कि वो उसमें कोई चेंज करे। हाउ एवर द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे सीक एन and accept clarification to the bid that do not change the substance of the bid। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, लेट्स सपोज उन्होंने यूनिट प्राइस दी थी लेकिन टोटल प्राइस नहीं दी, तो उसका बंदा बैठा भी है या बिडर खुद बैठा है तो वो उससे पूछ सकता है कि ये जो आपने यूनिट प्राइस दी है, लेट्स सपोज हम 10,000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं तो आपका रेट सेम रहेगा या चेंज होगा। तो अगर वो जो उस पर क्लैरिफिकेशन देता है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो सब्सटेंस ऑफ द बिड नहीं चेंज होना चाहिए, यानी कि उससे आप क्लैरिफाई तो कर सकते हैं। अब अगर वो कहे कि मैंने यूनिट प्राइस तो दी थी 10 रुपये, अब दूसरे सप्लायर की 7 रुपये है, 6 रुपये है, तो वो कहे कि जी अगर आप 10,000 यूनिट्स लेंगे तो मैं 5 कर दूंगा, तो ये सब्सटेंस उसका चेंज हो गया, इस तरह का अलाउड नहीं होगा। सबसेक्शन 2 है any request for clarification in the bid made by the procuring agency shall invariably be in writing। The response to such request shall also be in writing। यानी कि अगर procuring agency को कोई चीज़ बिड में क्लियर नहीं है तो वो राइटिंग में लिखेगा बिडर को कि आप इस पर क्लैरिफिकेशन दें, हमारा पॉइंट ये है, आप इस पर क्लैरिफिकेशन दें, और जो बिडर है वो भी उसके जवाब राइटिंग में देगा। विदाउट राइटिंग कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और वो डॉक्यूमेंट जिस पे राइटिंग में होगा वो उस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। सेक्शन 32 है डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस, कि अगर आपने कोई चीज़ इनवाइट की है और उसमें कुछ कंडीशन ऐसी लिख दी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो जिनको पूरा करना बहुत मुश्किल है और सिर्फ कोई एक आधा सप्लायर कर सकता है, तो इसके बारे में रूल क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड नो प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इंट्रोड्यूस एनी कंडीशन, यानी कि प्रोक्योरिंग एजेंसी ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं करेगी विच डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन बिडर्स और दैट इज कंसिडर्ड टू बी मेट विद डिफिकल्टी। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लिखेगी जो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है या किसी के बस में नहीं है कि वो उसको पूरा कर सके, या फेवर देने के लिए आप कोई ऐसी कंडीशन लिख देते हैं कि जो सिर्फ एक बंदे के फेवर में जा रहा हो, तो ऐसे आपने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखना। इन असर्टनिंग दी that is discriminatory or difficult nature of any condition, reference shall be made to the ordinary practices of that trade, manufacturing, construction, business or service to which that particular procurement is related। यानी कि वो कोई ऐसी कंडीशन लगा दे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मैन्युफैक्चरर है वो मीट कर सकता हो, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, यानी कि इक्वल राइट्स आपको नहीं मिल रहा, किसी की फेवर में जा रहा है और किसी की डिसफेवर में जा रहा है। तो इस तरह का कोई भी आपने क्राइटेरिया या कंडीशन नहीं लगानी।
33 है कि कौन सी बिड्स को आप रिजेक्ट कर सकते हैं जो सप्लायर्स ने आपको दी हैं, कौन कौन सी बिड है, कौन कौन से ग्राउंड हैं कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे रिजेक्ट ऑल बिड्स और प्रपोजल्स एट एनी टाइम प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिड और प्रपोजल। मतलब प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले पहले किसी स्टेज पे सारी की सारी या कोई भी बिड रिजेक्ट की जा सकती है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल अपॉन रिक्वेस्ट कम्युनिकेट टू एनी सप्लायर और कंट्रैक्टर हु सबमिटेड ए बिड और प्रपोजल द ग्राउंड्स फॉर इट्स रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स और प्रपोजल बट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई दोज ग्राउंड्स। यानी कि अगर आपने किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बताएं मुझे क्यों रिजेक्ट किया या क्यों ये सारी की सारी बिड्स को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि ये वजह थी। लेकिन जो प्रोक्योरिंग एजेंसी सिर्फ वजह बताएगी, उसको जस्टिफाई नहीं करेगी। अब वो बता देती है कि हमारी ये वजह थी कि हमने इनको बिड्स को रिजेक्ट कर दिया। अब अगला जो सप्लायर है या बिडर है वो सवाल करता है क्यों, ये तो कोई बात ना हुई कि हमने ये किया वो किया। उसको जस्टिफिकेशन मीन कि उसका सारी क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन देने के कोई पाबंद नहीं है प्रोक्योरिंग एजेंसी। थर्टी थ्री है रिजेक्शन ऑफ बिड्स, उसी के कंटिन्यूएशन है, सब सेक्शन 2 में आ जाता है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इनकर नो लाइबिलिटी सोलली बाय विर्च्यू ऑफ इट्स इन्वोकिंग सब रूल 1 टूवर्ड सप्लायर और कंट्रैक्टर हु हैव सबमिटेड बिड्स और प्रपोजल। यानी कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी, जो गवर्नमेंट का इदारा कोई चीज़ खरीद रहा है, अगर वो रिवोक करता है मतलब ख़त्म करता है, तो इससे उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। यानी कि वो इस चीज़ का मजाज नहीं है कि उसके टाइम उन्होंने निकाला, वो इतने दूर से आए थे, उनको पे करे कि आप आए तो थे लेकिन हमने ये रिजेक्ट कर दिया तो आपका इतना नुकसान हो गया, हम उसको कंपनसेट करते हैं। ऐसी कोई भी लाइबिलिटी प्रोक्योरिंग एजेंसी पे नहीं आएगी। नंबर 3 है नोटिस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स और प्रपोजल शैल बी गिवन प्रॉम्प्टली टू ऑल सप्लायर्स और कंट्रैक्टर दैट सबमिटेड बिड्स और प्रपोजल। जिन्होंने प्रपोजल वगैरह दिए थे, आप जो ही आपको पता चलता है कि आप ये पूरे के पूरे बिड को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। 34 है रीबिडिंग, यानी कि अगर आपने बिड्स को रिजेक्ट कर दिया तो आप रीबिड उनको कैसे करेंगे। इफ़ द प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज़ रिजेक्टेड ऑल बिड्स अंडर रूल 33 इट मे कॉल फॉर रीबिडिंग। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई थी कि रिजेक्ट करना लाजिम पड़ गया था, तो अब वही जो पहले इन्होंने रिजेक्ट किया, अब दोबारा से इनवाइट कर सकता है कि दोबारा से अपनी अपनी बिड्स जमा करवाएं। सब सेक्शन 2 में कहता है द प्रोक्योरिंग एजेंसी बिफोर इन्विटेशन फॉर रीबिडिंग शैल असेस द रीजंस फॉर रिजेक्शन एंड मे रिवाइज स्पेसिफिकेशन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और एनी अदर कंडीशन फॉर बिडर्स एज इट मे डीम नेसेसरी। यानी कि अगर पहले जो जिस वजह से पहली जो बिड्स थी उनको रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन लगानी थी नहीं लगा सके, कोई ऐसी चीज़ बतानी थी नहीं बता सके। अब इनको दोबारा जब रीबिडिंग करेंगे तो वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, अगर पहले कोई मिस चीज़ हो गई थी उसको मेंशन करें। सेक्शन 35 है अनाउंसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। जब ये इवैल्यूएशन हो जाती है, उसकी रिपोर्ट बनती है कि किसने कितनी प्राइस दी, फाइनली कौन जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है और प्रोक्योरिंग एजेंसी किसकी फेवर में जा रही है, किसको परचेज ऑर्डर दे रही है, तो वो रिपोर्ट के बारे में क्या है। प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ बिड इवैल्यूएशन इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बिड्स एट लीस्ट 10 days प्रायर टू द अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कम अज़ कम 10 दिन पहले, यानी कि अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया लेकिन उससे पहले 10 दिन का आपने गैप जो देना है, तो आपने वो रिपोर्ट अनाउंस करनी है। उसके बाद 10 दिन का टाइम देना है। 10 दिन जब गुजर जाएं तो आपने जो सबसे लोएस्ट होगा, जो एक्सेप्टेबल बिडर है, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये बात याद रखनी है कि जो सक्सेसफुल बिडर है उससे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पहले रिपोर्ट कितने दिन पहले आपने पब्लिश करनी है। 10 days का गैप होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट से पहले 10 दिन का गैप होना चाहिए। देखें जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरी वीडियो देखें, इस पे कमेंट भी किया करें, आप बताएं कि आपको समझ आई या नहीं समझ आई, या फर्दर मुझे क्या करना चाहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि सादा अल्फाज में बड़े अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट करूं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। मुझे पता है जब मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं था तो पढ़ते थे तो सारी चीज़ें मिक्स सी लगती थी, इन्विटेशन क्या है, बिड क्या है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना।
तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकूँ। तो आप मेरी फेवर में क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं। इल्म शेयर करने से क्या होता है कि आप जब दूसरों से शेयर करेंगे तो आपको एक फ़ील होगा कि आपको इस पर ग्रिप करनी चाहिए दूसरों से कंपटीशन करने के लिए। दिल में ये कभी ना सोचें कि आप दूसरे के पास इल्म की कोई बात पहुंचाएंगे तो वो आपसे एक्सेल कर जाएगा। दिलेर बंदा और इंटेलेक्चुअल बंदे वो होते हैं जो कहते हैं कि खुल के आओ मेरे सामने। जब इल्म फैलाओगे तो देखना आपसे आपका अपना इल्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने राय भी दें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।